So far, we have constructed our strong concept relating to time value of money, bond valuation, stock valuation, and the rate of return. Our next concept is risk and return. It's our new chapter in which we will study in depth what is risk and what is return. So firstly, अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न जो है आपको ये चीज़ कंफर्म्ड होनी चाहिए कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई भी सिक्योरिटी है, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैन बी एनी स्टॉक, एनी बॉन्ड, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जिसको आप यूज़ करते हो मनी को बाय करने के लिए, ठीक है, या जो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, जिसको मैं अभी सिक्योरिटी का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो कोई भी सिक्योरिटी है, जब आप इसको परचेज करते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करते हो, जब आप सेल करोगे तो उसकी सेल प्राइस डिफरेंट होती है, और जब तक आप उस सिक्योरिटी को अपने पास होल्ड करके रखते हो उसके ऊपर आपको कोई ना कोई प्रॉफिट, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की शेप में मिल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि रिटर्न जो है किसी भी सिक्योरिटी का दो चीज़ से मिलकर बनेगा। एक तो जो वो वाली अमाउंट होगी जो कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होना है, जिसको हम कैश फ्लोज भी कहते आए हैं। अगर स्टॉक है, अगर आपके शेयर्स हैं, तो उस बेस में हम उसको डिविडेंड कहते आए हैं। वो चीज़ आपका इंटरेस्ट भी हो सकती है अगर आपके जो बॉन्ड्स हैं तो, ठीक है। और इसी सारी चीज़ों को हम जो है वो प्रॉफिट भी कहते हैं, जो कि आपको एडिशनल रिसीव होना होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिटर्न भी कहते हैं। तो एक पोर्शन तो ये हो गया आपकी रिटर्न का। दूसरा पोर्शन क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सिक्योरिटी जब आप परचेज करते हो और जब आप सेल करते हो तो दोनों प्राइस में डिफरेंस होता है। तो जब भी हम अपनी सेल प्राइस में से परचेजिंग प्राइस को लेस कर देते हैं तो हमें एक अमाउंट रिसीव होती है, जिसको हम या तो कैपिटल रिटर्न कहते हैं या फिर कैपिटल लॉस। इसका दूसरा वर्ड भी जो है वो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ आपको, इसको हम कैपिटल गेन भी कह सकते हैं और कैपिटल लॉस भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप एट द टाइम ऑफ सेलिंग योर सिक्योरिटी, अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और जिस प्राइस पर आपने परचेज़ किया था कम हो, तो फिर आपको गेन हो जाता है। लेकिन अगर आप कम प्राइस पर सेल करें तो आपको कैपिटल लॉस होगा। तो बेसिकली आपके कैश फ्लोज, आपके डिविडेंड्स, आपके इंटरेस्ट, जो आपकी इनकम्स होती हैं, उनको अगर आप अपनी कैपिटल गेन में ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल रिटर्न आ जाएगा। मीन्स के आई कैन राइट दैट इंटरेस्ट, या फिर मैंने जैसे कहा कि अगर आपका कोई बॉन्ड वगैरह है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। इंटरेस्ट में मैंने ऐड कर दिया अपने कैपिटल गेन्स को, ठीक है, या फिर कैपिटल लॉस को, तो वो किसके इक्वल हो गया, मेरी रिटर्न की अमाउंट के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपके इंटरेस्ट के जैसे डिफरेंट नेम है कि स्टॉक की शेप में वो डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कैश फ्लोज हो सकते हैं, उसी तरह से कैपिटल गेन को हम मार्केट एप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, प्राइस एप्रिसिएशन, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसके अलावा इसको हम मार्केट प्राइस का इंक्रीज भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो है दोनों को ऐड करेंगे तो आपका रिटर्न ही कहलाएगा। अब हमने जो यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट करना है वो परसेंटेज में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिटर्न, वो तो अमाउंट होगी ना, कि टोटल अमाउंट इतनी होगी जो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द सिक्योरिटी आपको रिसीव होनी है। यहाँ पर जिस रिटर्न की मैं बात करूँगी वो हमने एक रेट कैलकुलेट करना है, जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपल नॉर्मल या फिर एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न। कंसिडर एग्जाम्पल, मीन्स यू बाय अ सिक्योरिटी फॉर $100, मीन्स जब आपने इसको परचेज किया तो एट द टाइम ऑफ परचेज आपकी वैल्यू कितनी थी, $100। इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि ये मेरी क्या है, परचेज प्राइस। उसके बाद मैंने उसको 1 साल तक अपने पास होल्ड करके रखा। 1 साल बाद जब मैंने उसको मार्केट प्राइस पर जाकर सेल किया तो उस टाइम पे उसकी जो सेलिंग प्राइस थी, फॉर एग्जाम्पल वो थी $106, ठीक है। ₹6 का इजाफा हो गया है। मैंने जब उसको सेल किया तो मुझे उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा मिल जाती है। जो मैंने सिक्योरिटी परचेज़ की हुई थी उसने उसके ऊपर मेंशन था कि ये मुझे जो है वो इंटरेस्ट पेड करेगी एट 7%। अगर इंटरेस्ट 7% है तो 100 का जब हम 7% लेंगे तो जो भी मुझे थ्रू द लाइफ टाइम जब तक मैं अपने पास सिक्योरिटी होल्ड करके रखूँगी इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो कितना होगा, $100 का 7% विल बी $7,
ठीक है, ये मैं आपके सामने अमाउंट्स लिख रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी यही 3 अमाउंट्स हैं जो कि अभी तक हमने देखनी है, ठीक है? आप अपने इंटरेस्ट में से ऐड कर दोगे अपने कैपिटल गेन को। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल गेन कैसे आता है? सेल प्राइस में से आप अपनी परचेज़ प्राइस को लेस करते हो। जब मैं डॉलर 106 में से डॉलर 100 को लेस करूँगी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? डॉलर 6, एंड डॉलर 6 विल बी माय कैपिटल गेन। हो गया? कैपिटल गेन आपके पास आ गया, आपके पास इंटरेस्ट भी आ गया, जिसको मैं जो है कह रही हूँ कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट की इनकम है। तो हम 7 में ऐड कर देंगे 6 को, ठीक है? और डिवाइड कर देंगे अपनी परचेजिंग प्राइस के साथ, ठीक है? जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 0.13। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 13%, ठीक है? मीन्स जो मैंने यहाँ पर आर कैलकुलेट किया है वो कितना है? 13% आया है। इसका फॉर्मूला भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको किया। सिंपल आपके सामने बताना ये चाह रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट में जब आप कैपिटल गेन्स को ऐड कर देते हो तो आपके पास टोटल रिटर्न आ जाता है। चूंकि वो एक टोटल अमाउंट होती है, हमने आर को कैपिटल आर की शेप में, रिटर्न की शेप में कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको डिवाइड कर दूंगी इसकी बिगनिंग प्राइस के साथ। तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? आर, कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? अब इसका मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं आपके सामने, तो हम लिख सकते हैं कि हमने जब रिटर्न कैलकुलेट करना है कैपिटल आर, तो वो किसके इक्वल होगा? आपके जो डिविडेंड्स होते हैं वो, ठीक है? या फिर आप इसको कैश फ्लो लिख सकते हो, या फिर आप इसको इंटरेस्ट लिख सकते हो, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डी लिख दिया, हम यहाँ पर कोई भी और वर्ड जो कि आप इंटरेस्ट, कैश फ्लोज की शेप में लिख सकते थे। डिविडेंड हो गया, उसमें आपने जो भी आपकी इनकम होती है थ्रू द लाइफ टाइम, जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होना है, उसमें आप ऐड कर देते हो अपनी सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, ठीक है? जिसमें से मैंने डी तो आपको बता दिया कि आपकी इनकम्स हैं जो कि आपको इंटरेस्ट डिविडेंड की शेप में रिसीव होंगी। यहाँ पे पी टी जो मैंने लिखा है, ये आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस। और जो मैंने पी टी -1 लिखा है वो आपकी क्या हो जाती है? परचेजिंग प्राइस हो जाती है, ठीक है? आपने हमेशा याद रखना है पी टी -1 का मतलब है कि 1 साल पिछला टाइम पीरियड, ठीक है? जो कि बिगिनिंग का था, जो आप जिस टाइम पर आपने उस सिक्योरिटी को परचेज किया था। तो इससे आप अपना एक्चुअल जो है वो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? Coming up to the next point, after return, we will discuss what is risk. रिटर्न को डिफाइन करना इजी है क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन से कैश फ्लोज रिसीव होने हैं और किस तरह से आपने अपने फ्यूचर में सेल जो है अपनी सिक्योरिटी को सेल करके अपनी प्राइस में डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। रिस्क को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस करती है, ठीक है? आपको मैं पहले 2 एग्जांपल्स बताती हूँ और इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि रिस्क बेसिकली होता क्या है, ठीक है? जैसे कि अगर आज आपके पास जो है कोई अमाउंट है, फॉर एग्जांपल डॉलर 100 रुपीज़ है आपके पास। वो जो आपके पास अमाउंट है, आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। अब आप उसको बैंक में भी रखवा सकते थे, लेकिन बैंक में रखवाते हैं तो बहुत कम रिटर्न रिसीव होता है, इसलिए आप कहते हो कि मैं इसको कहीं सी जगह पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो, ठीक है? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसी पार्टी है जिसे रिस्क की उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। वो आपको डिफ़ॉल्ट की उम्मीद नहीं है। जब भी बॉन्ड के ऊपर जो मैच्योरिटी डेट है, उस टाइम पर वो आपको उसकी पूरी प्राइस भी पे करेगी और आपको जो रिटर्न्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं, कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी ज़रूर पे करेगी, ठीक है? तो जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं कि आपको हर जो है हर तरह से आप सिक्योर होते हो कि जो टर्म्स डिफाइंड है मुझे इतनी अमाउंट मिलनी है, मतलब हर चीज़ आपको फिक्स होती है पहले से ही। दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है कि आप ये वाले जो डॉलर 100 है वो किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी कंपनी कंपनी ए के क्या कर लेती हूँ, शेयर्स परचेज कर लेती हूँ, ठीक है?
दो ऑप्शंस हैं। अब मैंने बताया कि मेरे पास $100 है, मैं उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ। तो अगर मैं यूएस बॉन्ड्स में करूँगी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूएस बॉन्ड के ऊपर कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है 8%, ठीक है? और जो है इसकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड भी क्या है, 1 साल ही रह गया हुआ है। जब मैं इसको सेल आउट करूँगी, तो मुझे $100 भी क्या हो जाएगा, 1 साल बाद रिसीव हो जाएगा। ठीक है? ऐसा ही है ना, कन्फर्म्ड है हर चीज़ कि 8% मतलब 100 का 8% ₹8 भी मुझे रिसीव होंगे, और जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योरिटी पे मुझे ये $100 भी वापस एज़ इट इज़ मिल जाना है। ठीक है? दूसरी साइड पर आ जाता है कंपनी ए के शेयर्स पे। अगर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करती, तो मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूँगी। अब जो कंपनी ए के शेयर्स हैं, उसके ऊपर आपको जो रिसीव होनी है, वो डिविडेंड है, ठीक है? जो कि कन्फर्म्ड नहीं है कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि डिविडेंड इज़ अनसर्टेन। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो वो पे करेगी। डिविडेंड इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर किसी साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो आपको डिविडेंड पे कर देती है, अदरवाइज़ आपको पे नहीं करती। तो मैंने आपको बताया था ना कि शेयर्स परचेज़ करने का फ़ायदा हमें कैसे होता है, आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन की वजह से। और कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे होती है कि जिस टाइम पे मैंने शेयर्स परचेज़ किए थे, वो कम प्राइस पर थे, जब मैं उसको सेल करूँगा, तो वो प्राइस जो है उनकी ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है? अब जब मैंने कंपनी ए के शेयर्स परचेज़ किए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो उनकी प्राइस जो है वो $100 की ही थी। मैंने $100 की कंपनी ए के शेयर्स परचेज़ कर लिए। अब जब पूरे साल में कंपनी को प्रॉफ़िट नहीं हुआ, तो उसने मुझे कोई डिविडेंड पे नहीं किया। मतलब मेरे जो कैश फ्लोज़ थे, वो ज़ीरो रहे। और जब 1 साल पूरा हो गया और मैं अपने स्टॉक्स को मार्केट में सेल करने गई, तो कंपनी की परफ़ॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से उसके स्टॉक की प्राइस भी क्या हो गई थी, कम हो गई हुई थी। क्योंकि मार्केट प्राइस डिफ़र कर सकती है। अप भी जाती है और कम भी हो सकती है, और कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, डिविडेंड भी पे नहीं किया, और जो है मैंने 100 में इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे जो है नुकसान हो गया। इस वाले केस में कंपनी जो शेयर्स के केस में आपको नुकसान हो रहा है $10 का। मैं ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ क्योंकि ये नेगेटिव अमाउंट है। सेल प्राइस में से जब आप परचेज प्राइस को लेस करोगे, तो आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में आएगा। अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ, तो मुझे कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, $108। बात की समझ आई? ये मैंने जब परचेज़ की थी, तो मुझे कन्फर्म्ड था कि मुझे कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिसीव होना है, और मुझे इसकी प्राइस भी रिसीव हो जानी है। और मैंने इसको ऐसे ही मेंशन किया है कि ये आपकी पॉजिटिव अमाउंट है, ये आपको रिटर्न मिल रहा है। कंपनी ए ने जब आपने शेयर्स परचेज़ किए, तो आपको कन्फर्म नहीं था कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। अनसर्टेनिटी पर बेस है ना। अनसर्टेनिटी मतलब जब कुछ भी कन्फर्म नहीं होता, कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती, तो ये चीज़ अनसर्टेनिटी पर बेस कर रही थी। आपको पता था कि कंपनी ए शायद अच्छा परफॉर्म कर ले और मुझे डिविडेंड भी मिल जाए और मेरी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, और जब मैं सेल करूं, तो मुझे ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ठीक है? और आपको नुकसान हो गया है $10 का। अब जो जो आपके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर रिस्क क्या है, ज़ीरो है। कोई रिस्क था ही नहीं, आपको सारी अमाउंट्स कंफर्म थी। तो इस वाले केस में आपका जो रिस्क है वो ज़ीरो था। लेकिन आपकी कंपनी ए के जो आपने शेयर्स परचेज किए थे, उसमें रिस्क का फैक्टर था। आपको कंफर्म नहीं था कि डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ में कंपनी ए के शेयर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं रिस्क को डिफाइन करूं, तो मैं रिस्क को ये कह सकती हूँ ना कि वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी ए के शेयर्स की प्राइस में एप्रिसिएशन होगी और मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ था, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, ठीक है? मेरी जो रिटर्न्स हैं वो वेरी कर गए हैं, चेंज हो गए हैं। ये जो अंदर एक फैक्टर पाया जाता है कि आपको कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती, जब आप अनसर्टन होते हैं, तब आपका रिस्क प्रिवेल करता है आपकी सिक्योरिटी में। अब जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि जो टी सिक्योरिटीज़ थी आपकी, वुड बी अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, क्योंकि उनका जो रिस्क है वो ज़ीरो था। वेयर एज योर कॉमन स्टॉक वुड बी अ रिस्की सिक्योरिटी, चूँकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ा और आपको नुकसान भी हो गया है, ठीक है? जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, जितना ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज होता है, उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क होता है। रिस्क की कैलकुलेशन आपकी डिफ़िकल्ट होती हैं, और हम किस तरह से रिस्क को मेजर कर सकते हैं। रिटर्न तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने आर का एक फार्मूला लिख लिया, लेकिन हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? स्टैट्स आपने पढ़ी होगी, जिसके आपने फार्मूलाज पढ़े होंगे, मीन, मीडियन, मॉड। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन के नाम से,
ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने मीन, मीडियन, मॉड, कयोसिक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारा कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन जिसको हम मेयर कर रहे हैं वो होती क्या है? डिस्पर्शन होती है आपका डिफरेंस, आपका चेंज। ठीक है, चेंज, मेयर्स ऑफ चेंज, हम किस तरह से चेंज को मेयर कर सकते हैं वो सारी टर्म्स आप पढ़ते आए हो। ठीक है, यहाँ पर भी जो आपका रिस्क है वो चेंज ही है ना, जैसे कि मैंने बताया वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, कि आपके रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए थे। तो यहाँ पर भी हम जिस तरह से रिस्क आपका एक प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है कि कुछ भी हो सकता है, या तो आपको डिविडेंड रिसीव होगा या तो आपको डिविडेंड रिसीव नहीं होगा, या तो आपके स्टॉक प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी या फिर आपकी स्टॉक प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये जो अंदर प्रोबेबिलिटी पाई जा रही है एक शायद का फैक्टर है कि हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, ऐसा ना हो, अनसर्टेनिटी का फैक्टर है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। तो आपने इसी तरह से स्टैट्स में भी पढ़ा था कि किस तरह से हम डिस्पर्शन को मेयर करते हैं, चेंज को मेयर करते हैं, अनसर्टेनिटी को मेयर करने के लिए एक टर्म आपकी प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी आप जो है उस स्टैट्स में पढ़ते हो। प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है कि जब आपको कुछ कंफर्म नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज होती हैं कुछ भी होने की, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर हम रिस्क को मेजर करने के लिए स्टैट्स की कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सो हम देखते हैं कि किस तरह से हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैट्स को यूज़ करेंगे और स्टैट्स में हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, कि किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके हम रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हम दो तरह से यूज़ करेंगे। पहला हमारा मेथड होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करना और दूसरा हमारा होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करना। तो बेसिकली यही दो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे और रिस्क को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस की। गर्ल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया और हमने आर कैलकुलेट किया था, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हम डी में ऐड कर लेते हैं पी टी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी टी माइनस वन, ये फॉर्मूला है आपका एक्चुअल रिटर्न को कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? एक्चुअल रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर मैं अब जिसकी बात करने जा रही हूँ वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको याद होगा कि आप जो है वो वेटेड एवरेज मीन कैलकुलेट करते आ रही हैं। वेटेड एवरेज मीन, मीन तो आपको पता है ना कि एवरेज को कहा जाता है कि आपने सिंपल क्या करना होता है, जितनी भी आपके पास अमाउंट्स होती हैं उनका ले लेना होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। जितनी भी आपको एक्स की अमाउंट, जितनी भी आपको वेरिएबल्स गिवन होती हैं, आप उनको क्या कर लेते हो? जमा कर लेते हो और जितने होते हैं टोटल उनके साथ डिवाइड कर देते हो, आपके पास मीन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने वेटेड एवरेज मीन यूज़ करना है। अगर आपको याद हो जिस तरह से हम वेटेड एवरेज मीन कैलकुलेट करते हैं, हम जो ऊपर एक्स होता है उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं डब्ल्यू के साथ और नीचे फिर उनको अपने जितने नंबर्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेटेड एवरेज मीन का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हमारा कहलाएगा आर बार विल बी इक्वल टू सम ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई पी। ये मैंने क्यों कहा? ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो आर होगा ये हमने जो पहले कैलकुलेट किए थे एक्चुअल रिटर्न्स, ये वो अमाउंट होगी और पी क्या होगी? आपकी प्रोबेबिलिटीज़ जो कि आपको गिवन होगी, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है और एक्सपेक्टेड है कि ऐसा मे भी ना हो, तो वो आपको वो न्यूमेरिकल में बताएगा कि वो ये सारी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं और इसके अकॉर्डिंग आप बताएं कि कितना आपका जो है वो रिटर्न बनता है। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को देखते हुए। हम अपने एक्चुअल रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनकी गिवन प्रोबेबिलिटीज़ के साथ और फिर सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? वेटेड एवरेज मीन या फिर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। गर्ल्स ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ये मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है जिसमें आपके पॉसिबल रिटर्न्स, जिसको हम एक्चुअल रिटर्न्स कहते हैं, वो मेंशन्ड है, खुद कैलकुलेट करके दिए हैं उन्होंने। ठीक है, आपको इसमें वो कैलकुलेट नहीं करने पड़ रही। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसीज,
क्योंकि आपको नहीं पता कि रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, कि रिस्क रिटर्न्स आपके वेरी कर सकते हैं। तो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स हमने यहाँ पर देख लिया कि ये रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है मे बी हो मे बी ना हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंसीज, इसके हाफ चांसेस हैं, 0.05 तक चांसेस हैं कि ये अकर करेगा, और ये जो है बाकी रिमेनिंग चांसेस होंगे कि ये अकर नहीं करेगा। इन सब की प्रोबेबिलिटी को हमने देख लिया। आपने अगर इन सब के लिए आर स्टडी को कैलकुलेट करना होगा तो किस तरह से करेंगे? आप सिंपल क्या करोगे, अपने पॉसिबल रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करोगे उनकी गिवन पॉसिबिलिटीज़ के साथ। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये सारे आंसर्स आ जाएंगे, और जब आप इन सब को सम फाइंड कर लोगे इनका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर बार, मतलब वेटेड एवरेज मीन आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनको हम कहते हैं वेट्स। ये आपकी होती हैं एक्स वैल्यूज, जो कि आप एलिवेटेड एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दैट फॉर्मूला। तो ये आपके वेट्स होते हैं, इसलिए मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ वर्ड वेटेड एवरेज मीन का, कि ये सारे जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपके वेट्स हैं, और ये जो आपकी पॉसिबल रिटर्न्स हैं वो आपका एक्स है। जब आप एक्स को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर दोगे पॉसिबिलिटीज़ के साथ, तो आप जो है सबको ऐड करने के बाद अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। हमारी गिवन एग्जांपल के लिए आपका आर बार जो है वो कितना आया है, 0.090। ठीक है, अब हमने वेटेड एवरेज मीन तो कैलकुलेट कर लिया, अपने वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स तो कैलकुलेट कर लिए, बट जो हमने चीज़ कही थी कि हमने रिस्क को मेजर करना है, चेंज को मेजर करना है, डिस्पर्शन को मेजर करना है, वो तो मेजर ना हुआ। हमने तो सिर्फ अपने रिटर्न्स को मेजर किया है। तो हम स्टैट्स में जो एक कन्वेंशनल मेजर यूज़ करते हैं चेंज को मेजर करने के लिए, जो आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है वो कहलाती है स्टैंडर्ड एविएशन। इसको हम इसलिए डिफाइन कर सकते हैं कि जस्ट हम मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशंस, जो आपके रिटर्न में वेरिएशंस आती हैं उसको मेजर करने के लिए, डिस्पर्शंस को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड एविएशन को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन से भी आप फेमिलियर होंगे, आपको पता है कि स्टैंडर्ड एविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टैटिस्टिकली या फिर मैथमेटिकली हम इसको ऐसे जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं किसका, सम ऑफ आर माइनस आर बार। दोबारा से बता देती हूँ, आर आपके हैं एक्चुअल रिटर्न्स, आर बार हैं आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जिसके लिए अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, और इसके साथ हम इनका जो भी आएगा सम करने के बाद उसका ले लेंगे स्क्वायर, और फिर इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ। ठीक है, बात समझ आई? पहले हम आर माइनस आर बार कैलकुलेट करेंगे, फिर उन आर माइनस आर बार का इंडिविजुअली स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद उसको प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनका सम ले लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास एक कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीका है चेंज को मेजर करने के लिए। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे, इसका मतलब है जो भी आपका आंसर आएगा सिग्मा का, वो आपका क्या होगा, रिस्क होगा। जितना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है उतना ही आपका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपके चेंज को मेजर कर रहा है ना। तो जितना ज़्यादा आपकी वेरिएबिलिटी के चांसेस होंगे उतने ही ज़्यादा आपके रिस्क के चांसेस होंगे। जब भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी और आपको जो है वो टेबल दिखाया था, उसमें आर भी था, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ भी थी, और किस तरह से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट किया। अब उसी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। गर्ल्स एज यू कैन सी कि हमने जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स तक कैलकुलेट कर लिया था, आपका जो आर बार था वो 0.09 आया था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आर बार में से, मतलब जैसे आर है, रिटर्न्स में से आर बार को लेस करना है। तो पहले आप एक कॉलम बनाएंगे जिसमें से आप क्या कर रहे होगे, आर माइनस आर बार कैलकुलेट कर रहे होगे, वो आपका एक सारा कॉलम होगा। दूसरा कॉलम होगा आर माइनस आर बार, जो आपका आंसर आया है उसका स्क्वायर लेने का, जो है आप ये वाला एक कॉलम बनाओगे। उसके बाद एक थर्ड कॉलम होगा जिसमें आप इस वाली अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहे होगे आपकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ। तो यहाँ पर जो आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, उसने उसने सारा कुछ इकट्ठा किया है, अलग से कॉलम्स नहीं बनाए। आर में से आर बार को लेस किया, फिर उसका ले लिया स्क्वायर, और फिर उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया अपनी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जैसे 1/1 उसने स्क्वायर रूट लिया, फिर मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, इन सब को सम करने के बाद आपका आंसर आया था ये। ठीक है, लेकिन आपने चूंकि इसका स्क्वायर रूट भी लेना होता है, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड एविएशन आया है सिग्मा का आंसर वो है 0.0838। ठीक है,
एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि अगर हम सिग्मा स्क्वायर की बात करें तो वो क्या कहलाता है, आपका वेरिएंस। आपको पता है कि पहले आप मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करते हो, फिर आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन करते हो। ठीक है, तो जब आप जो है इतना काम कर लोगे जितना कि यहाँ पर बताया गया है, अगर मैं इस फॉर्मूला से अपनी इस स्क्वायर रूट को हटा दूं, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो वेरिएंस के इक्वल होगा। ठीक है, फिर इसको मैं सिग्मा स्क्वायर लिखूंगी। पता है क्यों? क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्क्वायर रूट को हम खत्म कर सकते हैं इस स्क्वायर के साथ, दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो वेरिएंस आ जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि हमारा काम स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ है, हमारा काम वेरिएंस के साथ नहीं है। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेट करना है वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला ये है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया जाए तो आपका आंसर वेरिएंस के इक्वल होता है। अब आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपके सिग्मा का आंसर 0.0838 है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिस्क जो है वो 8% समथिंग आ जाएगा। सो गर्ल्स, अगर मैं इस फर्स्ट मेथड को जो है वो प्रिसाइजली आपको बताऊं कि किस तरह से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड एविएशन से रिस्क को मेजर कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हो, वेटेड एवरेज मीन को कैलकुलेट करते हो इस फॉर्मूला के थ्रू। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, आर माइनस आर बार, आर मतलब जो आपके एक्चुअल रिटर्न्स होते हैं उसमें से लेस कर देना होता है अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को। फिर आप क्या करते हो, इस आर बार का जो है आर माइनस आर बार का ले लेते हो स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इस आर माइनस आर बार के जो आंसर्स होते हैं फॉर ईच वेरिएबल, हर किसी वैल्यू के लिए आप उसको क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो उसकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज के साथ। ठीक है, फिर जब आप इसको करोगे तो फिर आर माइनस आर बार स्क्वायर और जो इनकी प्रोबेबिलिटीज आई होंगी उनका ले लोगे सम। ये आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी और फिर ये क्या कहलाएगा, आपका वेरिएंस। जब आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेथड है आपके रिस्क को कैलकुलेट करने का। जैसे मैंने आपको बताया कि द ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। मीन्स जितना ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे वेरिएशन के, और उतना ही आपका रिस्क ज़्यादा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। सो गर्ल्स, इस मेथड में जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की, वो उन रिटर्न्स के लिए थी जो कि फाइनाइट होते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब जो नॉन कॉन्टिन्यूस होते हैं। बेसिकली नॉन कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि आपको कंफर्म है कि इनकी मेच्योरिटी इतनी है और इतने टाइम पीरियड के बाद आपके वो सिक्योरिटीज जो है वो मेच्योर हो जाएंगी। ठीक है, आपको रिटर्न्स कंफर्म्ड होते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन स्टॉक की बात करेंगे तो उसमें रिटर्न कंफर्म नहीं होते। आपको नहीं पता होता कि कंपनी कब तक चलेगी और कब तक वो आपको जो है वो डिविडेंड पे करती रहेगी। तो उस केस में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहलाती है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने आपको पहले बताया वो किसके लिए थी, नॉन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थी। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको। जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या फिर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो फिर आप उसमें जो है वो क्या कैलकुलेट करते हो, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद जी स्कोर। ठीक है, मैं ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हमारा कंसर्न स्टैट्स के साथ नहीं, बल्कि हमारा कंसर्न है रिस्क की कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, तो जब आपके कॉन्टिन्यूस रिटर्न्स हो जाए या फिर जहाँ पर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप कॉमन स्टॉक की बात कर रहे हो, तो फिर आप जो है क्या करते हो, जी स्कोर को कैलकुलेट करते हो। जी स्कोर का फॉर्मूला हमारे पास होता है आपके एक्चुअल रिटर्न्स माइनस जो है वो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनके फॉर्मूलाज आपको आते हैं कि आर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आर बार कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जब कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी हम उसका जी स्कोर भी कैलकुलेट करेंगे, और जी स्कोर का फॉर्मूला आपके पास ये होगा। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखानी थी वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसीज उसने वाई एक्सिस पर ली हुई है, रिटर्न्स उसने जो है वो एक्स एक्सिस पर लिए हुए हैं। ठीक है, और जब आप अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हो वो हमेशा जो है एक बेल शेप्ड कर्व होता है, बेल की तरह ही बना हुआ है ना, जैसे आपकी नॉर्मल बेल होती है, आप इसको देख सकते हो, इस तरह की आपकी बेल होती है। ठीक है, उसी तरह से आपका जी स्कोर का कर्व बनता है। अगर आपको कर्व बनाने के लिए कहे तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपने कर्व कर्व हमेशा बेल शेप का बनाना है।
ठीक है। जब कर्व्स की बात आएगी तो फिर आपको इनको कर्व्स बनाना है, डिटेल में सिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ जी स्कोर की बात करेंगे कि स्टैंडर्ड एविएशन वैसे तो हम उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर नॉर्मल कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो फिर हम उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना जी स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं। गर्ल्स, अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो आपका सेकंड मेथड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में के रिस्क को मेजर करने के लिए, वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो आपका स्टैंडर्ड एविएशन है वैसे तो वो आपकी कन्वेंशनल मेजर है, पुराना तरीका है कैलकुलेट करने का, लेकिन समटाइम्स ये आपको मिसलीड कर सकता है। ठीक है, मिसलीड आपको कैसे कर सकता है? कंसिडर कि आपके पास दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट ए एंड इन्वेस्टमेंट बी। जो इन्वेस्टमेंट ए है उसका भी रिटर्न गिवन है, स्टैंडर्ड एविएशन भी गिवन है, और उसने नीचे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आपको कैलकुलेट करके दिया है। एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए समझाने लगी हूँ कि किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके स्टैंडर्ड एविएशन से बेस्ट मेजर है। ठीक है, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, कि कभी कभी आपको स्टैंडर्ड एविएशन मिसलीड कर देता है, इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सी वी का, स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय आर बार। ठीक है, जो आपने को पहले से कैलकुलेट करते हो आप लोग, आर बार भी कैलकुलेट कर लेते हो, स्टैंडर्ड एविएशन भी आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो इस मेथड से आप जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर लोगे। जितना ज़्यादा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, रिस्की होगी। ठीक है, जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड एविएशन का पढ़ा था, स्टैंडर्ड एविएशन भी ज़्यादा हो तो रिस्क भी क्या होता है, क्योंकि हम चेंज को मेजर कर रहे हैं ना। तो जितना आपका चेंज ज़्यादा होगा उतना ही आपके रिटर्न्स चेंज होंगे, और जितने ज़्यादा रिटर्न्स वेरी करेंगे उतना ही आपका रिस्क ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको नीचे ये एग्जांपल दिखाऊं तो आप अगर इसको फर्स्ट ग्लैंस में देखो तो आपको लगेगा कि इसका स्टैंडर्ड एविएशन कम है, इसका स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट बी जो है वो ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, लेकिन अब आपको मैंने जैसे बताया कि स्टैंडर्ड एविएशन आपको कभी-कभी जो है वो कर देती है, मिसलीड कर देती है, अगर आपके अल्टरनेटिव्स के जो साइजेज़ हैं वो चेंज होते हों, अनसर्टेन हों, उस केस में आपके जो अमाउंट्स होंगी वो ज़्यादा वेरी करेंगी। तो स्टैंडर्ड एविएशन से ज़्यादा बेटर है कि हम अपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करें। अब जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट किया तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.75 है, इन्वेस्टमेंट बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.33 है। तो अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के अकॉर्डिंग देखो तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट ए है वो आपकी ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा ना। तो जब भी आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा न्यूमेरिकल में, तो आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये आपकी बेस्ट अप्रोच है रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, रादर देन स्टैंडर्ड एविएशन। चूंकि स्टैंडर्ड एविएशन समटाइम्स आपको मिसलीड कर देता है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपको रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर रिलाई करोगे, स्टैंडर्ड एविएशन पर आप रिलाई नहीं कर सकते।